अस्सलामुअलैकुम, मैं सिद्रा करीम और आप देख रहे हैं टॉक विद सिद्रा ऑन पोटैटो फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस प्रोग्राम के बहुत ही ख़ास मेहमान जिनका ताल्लुक़ पॉलिटिकल घराने से है और बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत के बेटे वो, जी हाँ, मंजूर वसान साहब के बेटे यानी कि पीपल्स पार्टी के MPA बैरिस्टर हलार वसान साहब मौजूद है। सो आइए वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी सियासत में आने की वजह ख़ानदानी सियासत है या आपका अपना शौक़ भी था मुल्क की खिदमत करने का? जैसे मैं यूके गया था तो फर्स्ट जो मैंने वहाँ पे कोर्स चूज़ किया था वो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ किया था। तो मुझे अपना पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था। एक बात तो ये सच है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरे लिए आसानियाँ बहुत ज़्यादा थी। बट दूसरी बात ये भी थी कि एक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आता हूँ, जैसे मेरे फादर मंजूर वसान साहब ने आवाम की खिदमत की है, लोगों की काम आए मुश्किलात वक्त में, तो मैं भी इस उनको फॉलो करूं लेगेसी को और ऐसे ही लोगों के काम आऊं। तो एक इंटरेस्ट था और दिल चाह रहा था कि कुछ लोगों के लिए कर सकूं, तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया। फिर अवामी खिदमत में बीइंग MPA कोड DG आपकी इन कुछ मंथ्स में क्या कंट्रीब्यूशन रही है? माशाल्लाह से आपने हाल ही में फरवरी में आप इलेक्ट हुए हैं MPA। सो आपने कितना काम किया है मुल्क के लिए, सिंध के लिए? पहले तो मैं वन ऑफ द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस हूँ सिंध असेंबली में। सबसे ज़्यादा वोट्स मैंने लिए पूरी सिंध असेंबली में, 93,000। और ऑब्वियसली 8 काम मैंने CM साहब से अप्रूवल लिए हैं, वो भी प्रोसेस में है। जो पहला काम था कि ऑब्वियसली हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसको हम किम्स से एफिलिएट कराना चाह रहे थे, जो कंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो आप सुनते रहते हैं, तकरीर में बिलावल साहब भी बयान करते रहते हैं। वो अगर एफिलिएट हो जाएगा तो काफ़ी जो मुश्किलात पेश आ रही थी लोगों के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और दूसरा मेरा था कि हमारे हेल्थ सेक्टर से दूसरा रिलेटेड था कि हमारी तहसील में एक रूरल हेल्थ सेंटर है। तो मेरा CM साहब से ये मुतालबा था कि आप दूसरा भी रूरल हेल्थ सेंटर अगर अप्रूव करते हैं तो वो जो हमारे पास यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी तादाद 16 है, टाउन कमेटीज़ की 3 है, तो उनके लिए वो ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। तीसरा मेरा था कि हमारा कोटडीजी फोर्ट है, हिस्टोरिकल फोर्ट है, तो वहाँ पे अगर रिजॉर्ट बन जाएगा तो फॉरेनर्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, कौंसल जनरल्स आते हैं, उनके लिए हम उनको बेटर अकोमोडेट कर सकते हैं। और चौथा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने CM साहब से कहा था और उन्होंने अप्रूव किया कि डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो भी मैंने उसी जगह पे कहा जहाँ पे हमारे पास कोटडीजी फोर्ट है, उसके साथ म्यूज़ियम बनाए, उसके ऊपर मैं कह रहा था कि अगर डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी तो जो लोग आना चाह रहे हैं, विज़िट पे आना चाह रहे हैं, या जो नियर हमारे तहसील के लोग हैं वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। पांचवा मेरा ये था कि जो टीचर्स PhD के टीचर्स हैं 40 to 45 मार्क्स वाले, उनको आप एडजस्ट करें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वो मेहनत करके पास हुए हैं, तो उनके लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो वो भी उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई। और छठा मेरा ये था मुतालबा कि जो हमारे पास एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है हमारी तहसील में, वो नॉन ऑपरेशनल है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो उसको हम कह रहे थे कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शक्ल दी जाए ताकि वो सारे उससे मुफीद हो सकें। तो वो भी CM साहब ने अप्रूवल किया। जो आखिरी 2 काम थे मेरा 7वां और 8वां, वो बारिशों के सिलसिले में था कि फ्लड रेन हो जाता है, तो उस वजह से एक पंपिंग स्टेशंस उनको सोलराइजेशन कराना उनके बाबत में था। तो ये जो 8 जो मैं आपके मुतालबे जो मैंने CM साहब के साथ रखे थे, उन्होंने जो अप्रूव किया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाल ही में अभी 2 दिन पहले हमारा जो जलसा था हैदराबाद में, उससे पहले मैंने मीटिंग रखी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। ये उनको मैंने सारे अपनी कुछ जो मैंने एफर्ट्स किए हैं वो बताया मैंने उनको। आपने अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान क्या सबक सीखे हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने पॉलिटिक्स एंड IR चूज़ किया था, पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था, बट फादर ने मुझे कन्विंस किया कि आप लॉ चूज़ करें ताकि आप सबकी जो लेजिस्लेचर आप किरदार अदा कर सकते हैं, आपको लॉ का रिलेटेड पता होगा, अमेंडमेंट्स जैसे आप हालिया दौर में देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर मैंने चूज़ किया था लॉ। अब जब आप पूछ रहे हैं कि मैंने क्या सीखा, ऑब्वियसली जब 2016 से
जैसे मैं यूके से आया एलएलबी कंप्लीट करके, फिर बार कंप्लीट किया 2017 में, तो मैं पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व था। वहाँ पे लोकल लेवल पे जलसे करता रहता था, लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता था। हालांकि 2018 में जो इलेक्शंस थे उसमें मेरी एज लिमिट भी नहीं थी, बट फिर भी मैं अपने फादर के साथ वहाँ पे स्पीचेस देता था। तो ऑब्वियसली जब वालिद साहब इतने सीनियर हैं, वो कभी डिफीट नहीं उन्होंने खाई, तो उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी मैटर करता था। अभी भी इस 2024 के इलेक्शन में वो 35 डेज़ मेरे साथ थे हर जगह पे, जहाँ पे भी हम जाते थे प्रोग्राम्स मीटिंग में। तो जिस तरीके से वो डिलीवरेंस ऑफ हिज स्पीच थी, जिस तरीके से वो लोगों को कन्विंस करते थे, जो उनके काम हैं, फिर मैंने वो भी किया कि लोग ऐसे तो वोट आपको नहीं देंगे, आपको काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये दौर चेंज हो गया है, तो यही अज़म है कि वालिद साहब को देख के ही कुछ सीखा है मैंने। ऑब्वियसली अब यहाँ पे असेंबली में भी काफ़ी सीनियर लोग हैं, तो वो भी काफ़ी एक्टिव रोल अदा करते हैं। जैसे सीएम साहब है हमारे, यंग एनर्जेटिक, तो वो क्या करते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, इससे काफ़ी सीखने को मिलता है। आपकी पार्टी सिंध के निजी इलाकों के लिए, निजी तबकों के लिए क्या काम कर रही है? हमारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था, मैनिफेस्टो था, वो 10 पॉइंट्स एजेंडा था अभी इस इलेक्शन में, जिसमें हमने किसान कार्ड हालिया इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें बिलावल साहब चीफ गेस्ट थे सीएम हाउस में। उन्होंने किसान कार्ड का इफ्तिताह किया। क्रॉप इंश्योरेंस हम लेके आ रहे हैं, हम इसमें लोन देंगे हम अपने हारियों को। हम समझते हैं कि अगर इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हमारे मज़ीद बेहतर होंगे तो वो पाकिस्तान के लिए खुशहाली बेहतर हो सकती है। हमारा एमपीए का ये काम होता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ पे हम लोगों से पूछते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। फॉर इंस्टेंस कोई कहता है मुझे ड्रेनेज चाहिए, कोई रोड चाहिए, कोई वाटर सप्लाई की किसी को स्कीम चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में कोई स्कूल रिपेयर रिहेबिलिटेशन की जिसको ज़रूरत है, या बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये काम है कि वो मुहैया करना। ऑब्वियसली तो पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि मज़दूर कार्ड हो, किसान कार्ड हो, यूथ कार्ड हो, और उसके अलावा जो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो बहरान है वहाँ पे हम सोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छे इकदाम है जो पीपल्स पार्टी ले रही है। आप देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो रूरल एरियाज़ हो या इवन अर्बन एरियाज़ हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड। हमारे पास पिंक बसेस का इफ्तिताह हुआ था हालिया दौर में। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं, उसका जल्द इफ्तिताह होने वाला है। तो हर शोबे में पीपल्स पार्टी ने काम किया है। पार्टी सिंध में एजुकेशन, हेल्थ और बुनियादी ज़रूरियात को तरीक़े याफ्ता बनाने के लिए क्या खिदमात अंजाम दे रही है? हेल्थ में तो इतने अच्छे इकदाम पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। आप में जो गेम्स का मैंने आपको हवालिया दिया, जो मैं अपनी तहसील कोडिजी से जिसको एफिलिएट कराना चाह रहा हूँ और तकरीबन हो भी गया है। गेम्स पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है, और उनका जो सक्सेसफुल रेशो है वो 80 to 90% है। और पंजाब से भी लोग आते हैं, फॉर इंस्टेंस बलूचिस्तान से भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। दूसरा हमारे पास है NICVD। आपको पता है हार्ट डिसीज़ काफ़ी लोगों को होते हैं, तो उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये ऑपरेशनल कर रहे हैं NICVD हॉस्पिटल्स। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है कि हमें फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है। जिना हॉस्पिटल आप देखें, हर लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हालिया दौर पे बिलावल साहब ने कैंसर के क्योर के लिए एक जिना हॉस्पिटल के वार्ड में इफ्तिताह किया था एक स्कीम का। तो मैं समझता हूँ सखर में हमारे पास चाइल्ड हॉस्पिटल बना हुआ है बहुत बड़ा। तो वो कोरंगी में भी काफ़ी बेडेड हॉस्पिटल बिलाल साहब ने पहले इफ्तिताह किया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी का जो थोड़ा इशू आता था वो मार्केटिंग का आता था, इसलिए बिलावल साहब ने अब डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़ोर दिया है। और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है, ऑब्वियसली एजुकेशन का मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बनाता हूँ। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर MP को कहा था कि आप 3 स्कूल्स अडॉप्ट करें। तो काफ़ी MPs ने किया है इंक्लूडिंग मी। तो हम अगर खुद ऑन करेंगे स्कूल्स को तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और हर कोई अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ सकता है। एजुकेशन सेक्टर में मैं समझता हूँ कि ये जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ पे जो बिल्डिंग्स की रिपेयर है या टीचर्स
मुहैया नहीं किए जाते, वो हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है कि हायर अथॉरिटीज़ को वो बताए, आइडेंटिफाई करे, फिर देखते हैं कि वो कितना काम करते हैं। ऑब्वियसली हम समझते हैं कि लाइब्रेरीज़ होंगी अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस में, और ज़्यादातर लोगों के पास CSS जो लोग अपीयर करना चाहते हैं उनको फ्री कोर्सेज देंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव सखड़ में लिया गया है अभी रिसेंटली तौर पे, कराची में फेरेरे हॉल पे है। तो ऐसे अच्छे इकदाम होंगे तो जो हमारी यंगर जनरेशन है वो आइसोलेट अपने आप को नहीं समझेगी। सिंध कुदरती वसाइल जैसे कोयला, गैस इनसे मालामाल है, तो पार्टी किस तरह इन वसाइल का इस्तेमाल लोगों की आवाम की खिदमत के लिए करती है? और सुना हम तो ये भी सुनते हैं कि गैस जो है वो इतनी आती भी नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसका थोड़ा ट्रिकी इशू है। मैं समझता हूँ कि हमारा आर्टिकल भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि जहाँ पे जितना किस सूबे में गैस प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा यूज़ करें, पहले उनका हक है। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंध में बहुत गैस रिजर्वायर्स हैं, बट यहाँ के जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी पंजाब साइड और इन सूबों में इख्तियार की जाती है। मैं समझता हूँ कि जैसे थर कोल है वो भी यहाँ पे सिंध सूबे में पैदा होता है। हमने काफ़ी थर को भी रिसेंटली डेवलप किया है। हम कोल से बिजली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेगावाट्स। तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अच्छे इकदाम ले रही है, और काफ़ी जो शिकायत होती है लोगों की गैस मैसर नहीं है, ये बात सच है। इसमें हकीकत है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, गैस लोड शेडिंग वहाँ पे होती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी अफेक्ट होता है, हमारी एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी अफेक्ट होता है, इवेंचुअली इकोनॉमी हमारी डाउन साइजिंग करनी पड़ती है हमें। तो ये काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनको काउंटर करने के लिए पीपल्स पार्टी इकदाम ले रही है। अभी हालिया दौर में देखिएगा कि थरकोल में मेगावाट्स जो प्रोड्यूस हो रही है उसका अफ्ताह अनकरीब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करेगी। सिंध का मेन जो मसला है डाकू, चोरी चकारी, इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? फ़ौज तो सिंध की खिदमत करने के लिए पेश पेश होती है आगे, सो आप लोगों का या पार्टी का क्या मंसूबा है? इसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखें, ये काफ़ी सीरियस इशू है। 2011 से अगर आप स्टार्ट करें तो कराची डिवीज़न में इटसेल्फ आपको लाशें मिलती थी। उसके बाद रेंजर्स ने काफ़ी कंट्रोल किया था कराची की सूरत हाल पे। रीसेंट 1-2 साल से काफ़ी हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, बिलखुसूस कोटकी, कशमोर, कंदकोट साइड, वहाँ पे ये किडनैपिंग फॉर रैंसम हो रही है, या किसी बच्चे को अगवा करके फिर उनका रेप किया जाता है। तो काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने काफ़ी सीरियसली टैकल करने की कोशिश की है। प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब सखर भी आए थे, कराची भी आए थे, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने ये जो इशू पर्टेन हो रहा है हमारे सिंध में इसको डिस्कस भी किया था। बट मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा हमारे जो होम मिनिस्टर है इसको देखना चाहिए संजीदगी से, क्योंकि ऐसे इश्यूज़ अगर होते हैं, ट्राइबल इश्यूज़ होते हैं, तो ये सिंध को ही इवेंचुअली अफेक्ट करता है लॉन्गर टर्म पे। आपकी पार्टी ज़मीन की इस्लाहत और पसंदीदा तबकों, किसानों और मज़दूरों के मसाइल के लिए क्या काम कर रही है? ये पीपल्स पार्टी का जो मंशूर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखा था, रोटी कपड़ा मकान, ऑब्वियसली ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अगर किसी को रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, किसी के पास मकान नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 21 लाख घर बिलावल भुट्टो साहब का जो विज़न था, जो सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टेडीज़ 2022 के बाद बने थे, जो हमारे घर डैमेज हुए थे पाकिस्तान में आफ्टर द फ्लड हिट रेन। तो उसके जो अभी करंट पोजीशन है, 6 लाख घर के लिए इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी हैं, और किसी को पहली इंस्टॉलमेंट, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी मिल चुकी है। ऑब्वियसली आपका बहुत वैलिड सवाल है किसान का। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि किसान कार्ड अभी लास्ट वीक बिलावल साहब ने उसका भी इनॉग्रेट किया। हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी की 26% रिप्रेजेंट करती है, और अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल हमारे जो कंट्री है वो बेहतर मज़ीद प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हम इंपोर्ट पे ज़्यादा मैसर करते हैं, फिर उससे इकोनॉमी का और नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से हमने एम्पावर किया है जो हमारे किसान तबका है, जो हारी तबका है। अभी आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि हम हारी कार्ड, मज़दूर कार्ड लेके आएंगे, ये किसान कार्ड था। तो ऑब्वियसली जो लेबर हैं उनके भी राइट्स हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम लेके आएंगे, जो क्योंकि मैनिफेस्टो में हमारे पास था 2024 के इलेक्शन में। अभी सिर्फ हमें 8 महीने हुए हैं,
और अभी हम हारी और किसान कार्ड लेके आए हैं, अभी मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड रहता है। हम समझते हैं कि जो यंगर जनरेशन है, जो लेबर तबका है, जो किसान तबका है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सब्सिडाइज़ करना चाहिए। का क्या जवाब देंगे आप कि बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने हलकों से, अपने लोगों से के मसाइल से थोड़ा सा पीछे हटते हैं? आप किस तरह अपने लोगों से या अपने हलके से जुड़े हुए हैं? देखिए हमारा तो है एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो 1970s से स्टार्ट है, तो लोग हमें अच्छी तरीके से जानते हैं बाय नेम, हम भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी परफॉर्मेंस उनके सामने, जो मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि वालिद साहब हमेशा इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, इवन ज़ियाउल हक साहब का टाइम हो, मुशर्रफ साहब का टाइम हो, तो ऑब्वियसली हमारा इंटरेक्शन रहता है। मैं 15 दिन कराची होता हूँ तो 15 डेज़ खैरपुर अपने हलके में होता हूँ, कोडीजी में। लोग आते भी रहते हैं, किसी का कोई काम होता है सेक्रेटेरिएट में या किसी असेंबली के मिनिस्टर या सूबा सिंध के स्पीकर से, तो मेरे पास आते ही हम उनको साथ लेके चलते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो लोगों के काम हो और जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, जिन्होंने हमें भरोसा दे के वोट दिया है, मुंतखब करवाया है, हम उनके काम आएँ इस मुश्किल टाइम में। तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी आप हालिया अगर 2 दिन पहले भी देखें तो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में सबसे बड़ा काफ़िला मैंने ही निकाला था, जो हम हैदराबाद गए थे जलसे में। तो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे मेरे साथ, और हमारा ये अज़म था कि जहाँ भी पीपल्स पार्टी का कोई भी जलसा होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, तो हम उसको संजीदगी से लेंगे और वहाँ पे शिरकत यकीनी बनाएंगे। सिंध के लिए आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? सिंध को और पाकिस्तान को अगले 10 से 15 सालों में कहाँ देखते हैं आप? देखिए मैं समझता हूँ कि सिंध कोशिश कर रहा है, पूरा सूबा सिंध, हम इसको मज़ीद डेवलप करें अपने सूबे को। मैंने आपको हालिया एग्जांपल्स दे चुका हूँ कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, या काफ़ी आईटी के सेंटर्स जो हम बनाने जा रहे हैं। हमारा एक अच्छा इकदाम पीपल्स पार्टी का ये कि वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी हम बना रहे हैं, हुनरमंद सेंटर्स। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी टैलेंट तो है हमारे पास। वसाइल कम होते थे उनके पास, लोगों के पास, अब ऐसी बात नहीं है। अब आपके पास यूके स्टाइल बसेस हैं, आप कोई भी 50 रुपये में ट्रैवल कर सकता है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक। आपके पास वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आपके पास टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, आईटी सेंटर्स आने वाले हैं, यूथ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश है कि जितना सिंध मज़ीद बेहतर हो, यहाँ से जितने पढ़े लिखे लोग आएँ। ब्रेन ड्रेन हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग काम करें और यहाँ पे जो टैलेंट है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ हो। इंशाल्लाह बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम अनकरीब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि 16th ईयर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबा सिंध में, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत मिलती जा रही है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पे कायम रह के लोगों की खिदमत करेगी। जैसे कि आप भी गए बाहर पढ़ने, और अब हमारी जो यूथ है वो मोस्टली अब्रॉड को कंसिडर करती है, वो बाहर पढ़ना चाहती है और बाहर अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती है, तो पाकिस्तान का क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है? देखिए इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले लें, नेगेटिव वे में ले लें। पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा अर्निंग होती है, इनकम उनकी इंक्रीज़ होती है, रेमिटेंसेस यहाँ भेजते हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है कि रेमिटेंसेस आते हैं, ऑब्वियसली डॉलर्स में हमारे पास पैसे आते हैं। बट उसका नेगेटिव अगर इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान में यहाँ पे काम करने पे। हर कोई, किसी के पास कोई भी थोड़ा सा भी टैलेंट होता है, थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, वो कहता है कि मैं यूएई जाऊँ, यूके जाऊँ, यूएसए जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ, वहाँ पे अर्न करूँ। कुछ अगर गवर्नमेंट की साइड से बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा हम सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, यूथ्स के लिए इनिशिएटिव्स अच्छे लेके आएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं किसी यूथ को कंप्यूटर लैपटॉप देता हूँ, उसके ऑल्टरनेटिव पे मैं उनको एक सेंटर बना के देता हूँ, वहाँ पे वो काम करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें इसको संजीदगी से देखना चाहिए। ये सिग्निफिकेंट फैक्टर पड़ता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। एक तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यूथ हमारे पास बहुत है पाकिस्तान में, मोर देन 65% यूथ कंसिस्ट करती है। उसको भी अगर हम हाथ से छोड़ रहे हैं कि बाहर जाके काम करें,
तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नाकामी है। पब्लिक फिगर होते हुए कितना मुश्किल है आपके लिए पब्लिसिटी को और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना? मैं अगर आपको सच बताऊं कि मेरी सच इतनी पर्सनल लाइफ है नहीं, क्योंकि मैं अभी तक अनमेरिड हूँ। दूसरी बात यह है कि बस वालिदैन होते हैं घर पे, और फैमिली जो हमारी है छोटी, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ज़्यादातर जो मेरा इंटरेक्शन होता है दोस्तों के साथ भी होता है, लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं होता। अगर कोई भी कराची आया होता है मेरा दोस्त या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो फ़ोन करता है, हम कहते हैं आ जाएं आप, क्योंकि वो इतना दूर से आया मुझसे मिलने के लिए। उसको मैं ये नहीं कह सकता कि आप कल आ जाएं, इस टाइम पे आ जाएं। तो कभी रात को दोस्त आ जाते हैं, कभी जो मेरे हल्के के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वो शाम को भी आ जाते हैं, सुबह को भी आ जाते हैं। तो हम तो 24 घंटे एक्टिव ही रहते हैं, नींद में भी एक्टिव रहते हैं कि कल क्या प्लान करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। तो कोशिश यही रहती है कि जितनी भारी अक्सरियत से मैंने लोगों से वोट लिए हैं, उतने में उनके काम आ सकूं। सबसे अच्छे दोस्त का नाम बताएं। मेरा ऐसा सही बताऊं, कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है नहीं। मेरे सारे दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड मैं किसी को रखना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो जो कुछ बातें हैं निकल जाती हैं, तो इसलिए फिर दोस्त ही काफ़ी है मेरे पास। ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड है नहीं जिससे मैं हर बात शेयर कर सकूं। मैं समझता हूं कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो ये थे हमारे साथ मौजूद एमपी बैरिस्टर हलार बस्सान साहब, जिन्होंने सिंध के लिए काफ़ी काम किया है, अपने हलके के लोगों के लिए काफ़ी काम किया है, और पाकिस्तान के अवाम के लिए दिल भी रखते हैं। सो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम टॉक विद सिद्रा ऑन पोटैटो फिल्म्स यूट्यूब चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।